नमस्कार, मुंबई के फ्लोरा फाउंटेन से मैं सोहित मिश्रा सिटी एक्सप्रेस शो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। शो की शुरुआत हम मुंबई की ही खबर के साथ करेंगे, क्योंकि उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के पास मिले एक स्कॉर्पियो में से विस्फोटक के मामले में अब मुंबई की क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस को मुंबई के मुलुंड नाका से इनोवा कार का सीसीटीवी फुटेज मिला है, जो मुकेश अंबानी के घर के पास स्कॉर्पियो के पीछे नजर आई थी। इस सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि इनोवा कार मुलुंड के रास्ते मुंबई से बाहर गई है। इस सीसीटीवी फुटेज में आरोपी टोल के लिए पैसे देता दिख रहा है। निजी अस्पतालों में अब 1 मार्च से कोरोना से निजात दिलाने वाले टीके का एक डोज 250 रुपये में मिलेगा। 1 मार्च से 60 साल के ऊपर वाले लोगों को और साथ ही 45 साल के ऊपर वाले बीमार लोगों को ये टीका लगेगा। सरकारी केंद्रों में ये टीकाकरण मुफ्त होगा, जबकि निजी केंद्रों में 250 रुपये में वैक्सीन लगेगा। यानी अब दोनों टीके निजी अस्पतालों में लगवाने पर 500 रुपये खर्च होंगे। इसकी जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी है। 1 मार्च से देश में कोरोना का टीकाकरण आम आबादी को लगना शुरू होगा। अभी तक जो टीका लग रहा था वो केवल स्वास्थ्य कर्मियों को या फ्रंटलाइन वर्कर्स को लग रहा था, लेकिन अब जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं आबादी के, उनको टीका लगेगा, और जो 45 से ऊपर के हैं लेकिन उनको कोई पुरानी गंभीर बीमारी है, उनको टीका लगाया जाएगा। तो इसको लेकर केंद्र सरकार ने अपने सारे नियम कायदे साफ कर दिए हैं। अब ये साफ किया गया है कि प्राइवेट सेक्टर, जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, उनको बड़े पैमाने पर अब टीकाकरण का जो कार्यक्रम है उसमें शामिल किया जाएगा। तो सबसे पहली और जरूरी बात यह है कि अब आम लोग जो भी टीका लगवाने के एलिजिबल हैं वो प्राइवेट अस्पतालों में भी जाकर कोरोना का टीका लगवा सकते हैं। 250 रुपये अधिकतम कीमत तय की गई है कि एक जो डोज लगेगी वो 250 रुपये अधिकतम उसकी कीमत होगी। अगर आप प्राइवेट अस्पताल में जाकर या प्राइवेट टीकाकरण केंद्र में जाकर टीका लगवाएंगे तो उसमें 250 रुपये की कीमत आपको प्रति डोज चुकानी होगी। जबकि अगर आप सरकारी अस्पताल या सरकारी टीकाकरण केंद्र में जाएंगे तो वहां सारा का सारा खर्चा सरकार उठाएगी। आपको वो टीकाकरण जो है पूरी तरह से मुफ्त होगा। यह भी बताया गया है कि देश में 10,000 से ज्यादा ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जो आयुष्मान भारत योजना के तहत पहले से ही एमपैनल्ड हैं। तो वो सारे हॉस्पिटल जो हैं वो इसमें टीकाकरण में शामिल हो सकते हैं। तो 10,000 से ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल हैं। यही नहीं, अब क्योंकि आम आबादी की तरफ टीकाकरण बढ़ रहा है तो बड़े पैमाने पर अभी तक जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हमने देखे थे, ज्यादातर सरकारी हॉस्पिटल थे, उनके अंदर ही टीकाकरण हो रहा था। कुछ प्राइवेट भी थे, लेकिन ज्यादातर बड़े सरकारी अस्पताल थे, उनके अंदर ही टीकाकरण हो रहा था। लेकिन अब जो है, जो जिला अस्पताल हैं, जो अन्य अस्पताल हैं या जो मेडिकल कॉलेज हैं, वहां पर भी टीकाकरण किया जाएगा। जो लोग 60 से ऊपर है, 60 या 60 से ऊपर हैं, उनको सिर्फ अपना पहचान पत्र दिखाना होगा टीका लगवाने के लिए, और उसमें उनकी उम्र लिखी होगी। उससे वो वेरीफाई हो जाएगा कि 60 साल से ऊपर के लोग हैं, इनको टीका लगना है। 45 साल से ऊपर के जो लोग हैं जिनको पुरानी गंभीर बीमारी है, उनके लिए एक फॉर्म दिया गया है और उसमें 20 पुरानी गंभीर बीमारी की लिस्ट दी गई है, और उस फॉर्म को एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से जाकर वेरीफाई कराना है, सर्टिफाई कराना है, और वो ये एश्योर करेगा, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, कि कम से कम कोई एक पुरानी गंभीर बीमारी आपको है और इसलिए आप जो है इस टीकाकरण के पात्र हैं। तो वो आपको वो सर्टिफिकेट लाना है सर्टिफाई करवाकर, और आप दे देंगे। तो 45 साल से ऊपर के होने पर, आपको पुरानी गंभीर बीमारी का होने पर आपको पात्र मान लिया जाएगा, टीका आपको लगा दिया जाएगा। टीकाकरण के 3 तरीके बताए गए हैं। पहला कि आप पहले से ही रजिस्ट्रेशन करवाएं, और जैसे कि अभी तक हो रहा था, पहले से रजिस्ट्रेशन हो रहा था, तो आप जाकर टीका लगवा लीजिए। पहले से आप रजिस्ट्रेशन कराएं और जाकर टीका लगवा लें वैक्सीनेशन सेंटर पर। दूसरा एक तरीका अब ये तैयार किया गया है कि आप ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आप जाइए, आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, वहीं के वहीं रजिस्ट्रेशन कराइए और वहीं आप जो है अपना टीकाकरण करवा लीजिए। तो ये बहुत बड़ी बात है जो अब अभी तक मना की गई थी, लेकिन अब जो है इसके लिए इजाजत दे दी गई है। और तीसरा तरीका बताया गया है कि सरकारी अधिकारी वगैरह जो होते हैं उनके जरिए आप ग्रुप्स में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और टीका लगवा सकते हैं। तो 1 मार्च से अभी तक जो टीका लग रहा था वो केवल कर्मचारी ही लोग थे, डॉक्टर्स थे, नर्स थे, पैरामेडिकल स्टाफ थे, पुलिस थे, बाकी जितने भी पैरामेडिकल हमारी फोर्सेस होती हैं, पैरामिलिट्री की फोर्सेस भी होती हैं जो इस काम में लगी हुई थी कोरोना की रोकथाम में, उनको ही टीका लग रहा था। लेकिन अब आम आबादी को जो है टीका लगने की शुरुआत हो रही है और उसी के ये नियम कायदे तय किए गए हैं। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर से आज बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल 24 पैसे प्रति लीटर तो वहीं डीजल 15 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। महाराष्ट्र,
राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो प्रीमियम पेट्रोल हैं वो तो 100 के पार चले गए हैं। मेरे सहयोगी अक्षय डोंगरे की ये रिपोर्ट देखिए। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का असर आम आदमी के जेब पर पड़ रहा है। फरवरी महीने में इसकी कीमत 4 रुपए पर लीटर तक बढ़ चुकी है। महानगरों में पेट्रोल 90 रुपए पर लीटर के ऊपर है और डीजल 80 रुपए के पार पहुंच गया है। लोगों का कहना है कि उनका बजट लगातार बिगड़ रहा है। आम जनता पे बहुत ज़्यादा बोझ है और इसमें दिस इज़ गोइंग टू इंक्रीज एवरीथिंग। हमारे खर्चों में इतना मुश्किल हो गया है कि हम मतलब दुखी हो गए हैं, क्योंकि आज तक की स्थिति में अभी तक तो इतना पेट्रोल कभी गया नहीं था। हमने तो 3 रुपये 20 पैसे से शुरू किया था और आज 91 रुपये जी। कोई इसको बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं महंगाई की मार वाली कोई सुनने वाला नहीं। विपक्ष के विरोध के साथ ही रिजर्व बैंक ने भी सरकार से अपील की है कि इनडायरेक्ट टैक्स को कम किया जाए। ऐसे में सवाल है कि क्या मार्च में तेल की कीमतों पर लोगों को राहत मिलेगी, जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अक्षय डोंगरे के साथ साक्षी बजाज, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली पुलिस ने पंजाब के फरीदकोट से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि ये दोनों कश्मीरी एक्टिविस्ट सुशील पंडित की हत्या करने आए थे, जिसके लिए पंजाब के गैंगस्टर ने इन्हें 20 लाख रुपए की सुपारी दी थी। सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट। पुलिस की गिरफ्त में सुखविंदर और लखन दोनों पंजाब के फरीदकोट के कोटकापुरा गांव के रहने वाले हैं। आरोप है कि इन दोनों को 20 लाख रुपए में एक कश्मीरी एक्टिविस्ट को मारने की सुपारी दी गई थी। ये सुशील पंडित को मारने आए थे, इसके लिए इन्हें 10-10 लाख की सुपारी दी गई थी। पुलिस के मुताबिक इन्हें फरीदकोट जेल में बंद गैंगस्टर प्रिंस ने दिल्ली भेजा था। प्रिंस को ये काम दुबई और पाकिस्तान में बैठे 2 लोगों ने सौंपा था। ये लोग आपस में सिग्नल ऐप के जरिए बात करते थे। प्रिंस और लखन आपस में दोस्त हैं। इन्हें तब पकड़ा गया जब ये दक्षिणी दिल्ली में कुछ दिन रहने के लिए किराए का मकान तलाश रहे थे। उन्हें 4 पिस्तौल मुहैया करवाई गई थी। 2 पिस्तौल देश में ही बनी थी और 2 विदेशी थी। पुलिस के मुताबिक इनके पास से 2 पाकिस्तान मेड पिस्टल और 2 देशी कट्टे बरामद हुए हैं। नई दिल्ली से कैमरामैन संजय कौशिक के साथ मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। 23 साल की लेबर एक्टिविस्ट करनाल जेल से रिहा होते ही सिंघू बॉर्डर पर पहुंची, जहां पर 3 महीने से ज्यादा समय से प्रदर्शन कर रहे किसानों ने उनका जमकर स्वागत किया। नवदीप कौर ने हरियाणा पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि जेल में उन्हें बहुत प्रताड़ित किया गया। मेरे सहयोगी सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट। जेल से रिहा होते ही बिना रुके नवदीप कौर सिंघू बॉर्डर किसानों के बीच पहुंची, जहां उनका एक नायक की तरह स्वागत किया गया। 45 दिन जेल में रहकर जेल से निकली नवदीप कौर भी किसानों में जोश भरती नजर आईं। एनडीटीवी से बातचीत में नवदीप ने कहा कि उनको पुलिस ने पीटा और झूठी तरह फंसाया। इतना मारा गया, प्राइवेट पार्ट पे भी मारा गया, ऊपर बैठ के भी मारा गया, गंदी गालियां भी दी गई, औरत होने के नाते गालियां दी गई है और बहुत तो किया ही गया है और जेल में किसी को भी नहीं मिलने दिया गया। दरअसल नवदीप कौर को 12 जनवरी के दिन हरियाणा पुलिस ने कोंडली से गिरफ्तार किया था, जब वो कई मजदूरों के साथ फैक्ट्री के सामने वेतन को लेकर प्रदर्शन कर रही थी। नवदीप के 5 साथी अब भी जेल में हैं, जिसमें शिव कुमार की मेडिकल रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ है कि उनके हाथों और पैरों में फ्रैक्चर है। उसको बुरे तरीके से मारा गया, उसकी हड्डियां टूट गई, उसके नेल भी निकाल दिए गए हैं और इतना मारा गया, जब तक उसको रिहाई नहीं होती हम लोग उसके भी मांग उठाते रहेंगे। नवदीप कौर की गिरफ्तारी का मामला राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में जबरदस्त छाया रहा है। सिंघू बॉर्डर में सहयोगी अक्षय डोंगरे के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं ने आज एक बार फिर पार्टी के नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। जम्मू में जुटे इन नेताओं का कहना है कि कांग्रेस दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है और वो पार्टी को मजबूत करने के लिए ही आवाज उठा रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस आधिकारिक तौर पर तो कुछ नहीं कह रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि जो पार्टी के भीतर के मामले हैं वो तमाम कोशिशों के बावजूद बाहर आ रहे हैं। देश के नेता अपनी ताकत दिखाने और कांग्रेस लीडरशिप को अपनी मांगे याद दिलाने के लिए जम्मू में असंतुष्ट नेता एक साथ जुटे। ये सभी नेता अनौपचारिक रूप से जाने जा रहे G23 का हिस्सा हैं।
पिछले साल इन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पार्टी में बदलाव के लिए चिट्ठी लिखी थी। शनिवार को वो एनजीओ के एक कार्यक्रम में गुलाम नबी आजाद के साथ मंच पर पहुंचे। सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस पार्टी हमें कमजोर होती दिख रही है और इसलिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं और पहले भी इकट्ठा हुए थे। हम इकट्ठा होकर इसको हमें मजबूत और हमारी आवाज कांग्रेस की सेहत के लिए है, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए है। एक बार दोबारा हर सूबे के अंदर कांग्रेस मजबूत हो, नई पीढ़ी के लोग जुड़े। हमने अच्छा वक्त देखा है कांग्रेस का। हम नहीं चाहते कि जैसे जैसे हम लोगों की उम्र बढ़ती है हम कांग्रेस को कमजोर देखें। कांग्रेस के लोग मजबूती के साथ तैयार हैं। ये G23 कांग्रेस की मजबूती चाहती है। कांग्रेस ने इस मीटिंग से खुद को अलग कर लिया है। जो लोग गए हैं, जिन्होंने भाषण दिए हैं, जिन्होंने कहा है, जिनके ऊपर आप प्रश्न पूछ रहे हैं, वो बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं। जब 5 प्रांतों में चुनाव हो रहे हैं जिसमें कांग्रेस संघर्ष कर रही है, तो ज्यादा उपयुक्त होता अगर ये सभी नेता इन प्रांतों में अभियान करते। बेशक राहुल गांधी की टीम के नेता कह रहे हों कि अब G23 सिमट कर G6 रह गया है, यानी सिर्फ 6 नेता अब इस तरह की बातें कर रहे हैं और जल्द ही उन्हें भी मना लिया जाएगा। हालांकि इतना साफ है कि मुश्किलों से जूझ रही कांग्रेस के लिए पार्टी के अंदर भी परेशानी कम नहीं हो रही है। अरविंद कुमार की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। अभिनेता ऋतिक रोशन आज मुंबई पुलिस कमिश्नर के दफ्तर पहुंचे। कंगना रनौत ईमेल मामले में उन्हें बयान दर्ज कराने के लिए समन भेजा गया था। 2016 में ऋतिक ने शिकायत दर्ज कराई थी कि कोई उनकी फर्जी आईडी बनाकर उनकी तरफ से कंगना रनौत से बातचीत कर रहा था। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में IT एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। वहीं दूसरी तरफ कंगना रनौत ने दावा किया था कि उन्हें ये मेल आईडी ऋतिक की ओर से ही दी गई थी और दोनों 2014 से ही बात कर रहे थे। इस मामले में पुलिस की तरफ से कंगना और उनकी बहन के बयान पहले ही दर्ज हो चुके हैं और ऋतिक के फोन और लैपटॉप की जांच भी हुई है। तो वहीं सिटी एक्सप्रेस में आज फिलहाल इतना ही। आप मुझे, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र दयालकर और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए NDTV इंडिया। नमस्कार।